इस अध्याय में प्राचीन भारत के महाजनपदों और उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन के बारे में बताता है। इससे यह समझाया गया है कि कैसे छोटे छोटे जनपद विकसित होकर बड़े महाजनपद बने और उनमें राजकीय व्यवस्था, कर प्रणाली, सेना और समाज की संरचना कैसे विकसित हुई थी। ये सब बताएंगे आज। स्वागत करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, महाजनपदों का युग। आखिर महाजनपदों का युग कब आरंभ हुआ और ये किस तरीके से प्रभावित हुए और कैसे कैसे आगे बढ़े, इन सब की बात करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन अगर आपने पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें, क्योंकि आप महाजनपद का उदय कैसे हुआ ये जान जाएंगे। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखते हैं जनपदों का विकास। जनपद किसे कहते हैं? जनपद जनों का समूह को जनपद कहा जाता है और जनपदों के समूह को महाजनपद कहा जाता है। इसलिए हम जनपद का उदय भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जनपद का उदय नहीं जानेंगे तो महाजनपद के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए वैदिक काल के अंत तक छोटे छोटे जनपदों का उदय हो चुका था। जन का अर्थ था लोग और पद का मतलब था स्थान, यानी जहाँ लोग बसते थे उसे जनपद कहा जाता था। मतलब कि जहाँ पर लोग बसते, जैसे कि गाँव है, शहर है, ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे जनपद धीरे धीरे विकसित होकर महाजनपद बन गए। और ये कैसे विकसित हुए हैं इसका वीडियो पिछले वाले चैप्टर में बताया गया है, चैप्टर नंबर 4 में। उसको आप ज़रूर देखें अगर आपको आवश्यकता लगे तो। महाजनपदों की आवश्यक विशेषता क्या क्या थी? लगभग 2500 साल पहले 16 महाजनपद स्थापित हुए थे। इनमें मगध, कौशल, भज्जी, वत्स, काशी, अवंती, गांधार, कुरु जैसे बहुत से, जिसमें कि 16 हैं शासक महाजनपद थे। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी ये हमारा काशी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहा जाता है कि जो कंस था उसने कंस वहाँ पर शासन करता था, उसके बाद कोसला आया, महाकोसला, और काशी को महाकोसला जो कि कौशल के शासक थे उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था। और जब कब्जे में ले रखा था तो बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी दिया गया था। मगध का शासक मगध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर महाजनपद का बहुत बड़ा विस्तार हो गया। यहाँ से राजनीतिक विशेषताएं उभरने लगीं और ये मगध ही महाजनपद एक ऐसा महाजनपद है जो पूरे भारत पर शासन करने वाले राजाओं को जन्म देता है। आगे चल के कौशल की कहानी आप बता दी। बज्जी एक संघ था, जैसे कि आज गणतंत्र बोला जाता है जिसको, ऐसे ही लगभग गणतंत्र के तरह ही एक बज्जी संघ था जिसमें काफ़ी सारे लोग मिलकर फैसले लेते थे। गौतम बुद्ध ने इसके बारे में कहा था कि जब तक ये सभा लगती रहेगी और महिलाओं की स्थिति वहाँ पर अच्छी रहेगी तब तक इस महाजनपद को कोई भी नहीं हरा सकता है। इस पूरे विश्व की बात कही थी उन्होंने गौतम बुद्ध ने। और इसीलिए बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु ने अपने दोस्त को वहाँ पर भेजा था उनके बीच दरार पैदा करने के लिए। इन महाजनपदों के शासक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने अपने राज्यों को मजबूत बनाने के लिए सेनाओं का विस्तार किया। महाजनपद विकसित हो गए और इन्होंने सेनाओं का निर्माण किया। राजधानी को किलेबंद किया जाने लगा ताकि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके, क्योंकि जब कोई क्षेत्र बड़ा होता है तो आक्रमण का डर होता है उस पर, और आक्रमण के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सैनिक रखने पड़ते हैं, शासक रखने पड़ते हैं और किलेबंदी करनी पड़ती है। और व्यापार के लिए मार्ग निर्धारित होंगे तो व्यापारी जो शासक होंगे, अधिकारी होंगे, वो भी नियुक्त करने होंगे। तो महाजनपद जब बड़ा हो जाता है उसको काफ़ी सारे काम हो जाते हैं करने के लिए। शासन व्यवस्था कैसी थी? प्रारंभ में कुछ महाजनपद गणराज्य थे। मतलब आजकल जैसे गणतंत्र कहा जाता है वैसे ही थे लगभग, जैसे संघीय ये बज्जी संघ जैसा, जहाँ राजाओं को जनता के सहयोग से चुना जाता था। धीरे धीरे अधिकतर महाजनपदों में राजतंत्र स्थापित हुआ, जहाँ एक शक्तिशाली राजा शासन करने लगा। राजा अपने राज्य को नियंत्रित करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की सहायता लेता था। कर प्रणाली लागू की गई जिससे किसानों से अनाज, शिल्पकारों से श्रम कर लिया जाने लगा। कर क्यों लिया जाने लगा इसका आंसर मैंने पिछली वाली आपको वीडियो में दिया है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 में। आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि आप कर व्यवस्था और क्यों कर उन्होंने लगाया इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे और महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ ये जानेंगे। टैक्स प्रणाली। महाजनपदों में शासन को चलाने के लिए कर अनिवार्य कर दिया गया। किसानों को उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ा था। कारीगरों और व्यापारियों से धन के रूप में कर लिया जाता था। इनसे, क्योंकि इनके पास धन था तो धन ही दे सकते थे, और किसान थे इनके पास कृषि थी तो कृषि दे सकते थे। इसलिए आपको इस टाइप से इनको याद रखना है। कर 3 प्रकार के थे,
हमने कल बात की थी। सैनिक अधिकारी और सैनिकों, शासकों, अधिकारी और शासक। सैनिकों के पास क्या था? सैनिकों के पास सिर्फ अपना एक योगदान था जो कि वो दे सकते थे। तो कर के रूप में वो अपनी मजदूरी दे सकते हैं, मतलब कि उसके राजा के लिए काम कर सकते हैं 1-2 दिन फ्री में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो पैसा लेते थे अपने काम करने के, रेगुलर मजदूरी लेते थे, और उसके लिए एक अधिकारी लगा हुआ था अलग से। सैनिक व्यवस्था देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको कि उसका अधिकारी अलग से लगा हुआ था। तो सैनिक व्यवस्था, महाजनपदों में स्थायी सेनाओं का गठन किया गया, सेनाओं को प्रशिक्षित किया जाता था और उनके वेतन के लिए करों की वसूली की जाती थी। रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिकों से बनी सेनाएं तैयार हो गई। सबसे बड़ी सेना महाजनपद के पास थी जिसके, वो था मगध। और मगध के बाद आता है एक जहाँ का राजा, आपने बहुत फेमस राजा है जिसको कहा जाता है कर्ण। हाँ, अंगराज कर्ण, मतलब अंग देश का राजा, अंग महाजनपद का राजा जो था कर्ण था। ऐसा कहा जाता है, महाजनपद में है, ये महाभारत में है। महाभारत की आपको एक बताएंगे हम किसी और दिन वीडियो में। अंग, मगध के बाद अंग आता था, उसके बाद बज्जी था, एक बज्जी महासंघ था, और बज्जी के बाद आता था अवंती। अवंती का शासक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, इसने बिंबिसार अजातशत्रु को हराया था, और अवंती का शासक ने ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने के साथ साथ ये किस युद्ध में किसी से भी लड़ने लगता था और युद्ध में हारता नहीं था, बहुत कम ही हारता था। और इसीलिए बिंबिसार और अजातशत्रु ने उसको मित्रतापूर्वक व्यवहार किया, उससे डरते थे ये सब लोग, बहुत शक्तिशाली था। और उसके बाद अंग का राजा भी बहुत शक्तिशाली था, उसके साथ भी उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बज्जी के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बिंबिसार ने कौशल नरेश, बिंबिसार ने वहाँ की वैशाली राजधानी थी, वैशाली राजधानी की एक वो राजकुमारी से शादी की थी बिंबिसार ने, और अजातशत्रु ने भी शादी की थी, और अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था। वैशाली के शासक उससे नाराज़ हो गए थे और उस पर आक्रमण करने के लिए हावी हो गए थे, तब उसने दोबारा से शादी कर ली थी वैशाली की कन्या से। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान गए होंगे कि किस तरीके से मगध के महाजनपद के राजा भी डरते थे। महाजनपदों का पतन और महत्व, समय के साथ कुछ महाजनपद शक्तिशाली हुए और कुछ कमज़ोर हो गए। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना और बाद में मौर्य साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। महाजनपदों ने भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। निष्कर्ष, महाजनपदों के उदय से भारत में संगठित शासन प्रणाली, कर संग्रह, सेना निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। और आगे क्या हुआ? आगे हुआ, महाजनपदों के बाद धीरे धीरे विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। चोल वंश, मौर्य वंश, अशोक, ये अशोक राजा इतने बड़े बड़े महान शासक इसने दिए हैं मगध साम्राज्य ने। और मगध का ही महत्व क्यों है, इसके लिए मगध साम्राज्य के ऊपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं। आप हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उस वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो के लिए, क्योंकि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक मगध महाजनपद हुआ है और इसके शासक के द्वारा ही यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछता है, अशोक के बारे में पूछता है। अशोक कहाँ का शासक था? मगध साम्राज्य का। अशोक किसका बेटा, किसका, ये सब चीज़ें, अशोक की क्या क्या नीतियाँ होती, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कर देंगे, मुझे पता है। थैंक यू।